नमस्कार, मेरे साथ हैं संदीप पांडे। और संदीप पांडे का सीधा साधा परिचय यही है कि संदीप पांडे ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं और राजनीति के बीच में जो रिश्ते हैं, इस पूरे मसले पर इन्होंने एक किताब लिखी है, वर्चस्व। और ये किताब बहुत चर्चा में है। हम उस बारे में भी बात करेंगे, किताब के बारे में, कि किताब में क्या कंटेंट है, किस तरह की बातें लिखी हैं, किस तरह का अध्ययन रहा है उत्तर प्रदेश में। संदीप पांडे का अपराध और राजनीति का रिश्ता उत्तर प्रदेश में बहुत पुराना है। क्या इन्होंने तलाशा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जब हम संदीप पांडे से बात कर रहे हैं तो मेरे मन में ये सवाल ज़रूर है कि इस वक्त जो सरकार कसरत कर रही है मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए, जो इतनी भारी कसरत हुई है, इतनी बड़ी कवायद हुई है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और उसके बाद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में लाया गया, जेल में रखा गया। बांदा में जेल में है। जानकारी आ रही है कि उनको एक अलग कमरे में रखा गया है जहां किसी के संपर्क में उनको नहीं रखा जाएगा। हम सभी जानते हैं कि मुख्तार अंसारी जेल में वो तमाम तरह की सुविधाएं पाते रहे हैं पिछली सरकारों में। लेकिन मुख्तार अंसारी को लेकर एक बात और दिलचस्प है कि जब 17 का चुनाव सामने था और उस वक्त जब प्रचार चल रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी इलाके में जाकर एक बात कही थी कि हम जेल को जेल बना देंगे और कुछ खास लोगों को जेल में बहुत ज़्यादा सहूलियतें मिल रही हैं, ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, जेल से दरबार चला रहे, जेल से उनका अपना साम्राज्य चल रहा है। तो इन तमाम मसलों पर हम संदीप पांडे से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है जो बात कर सकता है। इन्होंने इन तमाम चीज़ों का अध्ययन किया और बहुत गहन अध्ययन किया है, बहुत गंभीर अध्ययन किया है। संदीप, सबसे पहले ये बताइए कि इसको कैसे देखते हैं, मुख्तार अंसारी को लाने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या है, ये सरकार का भूल सुधार है? क्योंकि जब मुख्तार अंसारी ये सरकार आई थी तब यहीं के जेल में थे, कैसे चले गए रोपड़, ये पंजाब में, और क्यों इनको लाने के लिए इतनी बड़ी कवायद करनी पड़ी सरकार को? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ये सरकार बनी थी तो मुख्तार अंसारी उस वक्त बांदा जेल में ही थे। और इसके पीछे जो एक बड़ी घटना मानी जाती है कि मुख्तार अंसारी यूपी से क्यों गए पंजाब, तो इसके पीछे जो बड़ी घटना मानी जाती है वो थी बागपत जेल में जब मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई। तो मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी का बहुत क्लोज अलाई था और उसकी हत्या से माना गया कि मुख्तार अंसारी बहुत ज़्यादा डर गया था और इस डर के वजह से उसने अपनी पूरी एक प्लानिंग की, एक सेटअप किया और फिर वो यहाँ से पंजाब जाने में सफल रहा। पंजाब में उसके ऊपर एक एफआईआर होता है और पंजाब पुलिस आती है, उस एफआईआर के बिहाफ पे इसको मुख्तार अंसारी को लेकर के वो चली जाती है रोपड़। और उसके बाद मुख्तार अंसारी रोपड़ की जेल में बंद थे। करीब करीब 2 साल लगभग ये घटनाक्रम रहा जब वो पंजाब की जेल में रहे। और पंजाब की जेल में जाने के तकरीबन 4-5 महीने या 6 महीने कह सकते हैं, उसके बाद यूपी पुलिस ने मुख्तार अंसारी को पंजाब से वापस लाने की कवायद शुरू की। लगातार पुलिस टीमें वहाँ जाना शुरू की पंजाब में और फिर वहाँ पे जो उसके हेल्थ के इशूज़ को लेकर के या फिर उसके ऊपर जो केसेस पंजाब में थे उसको लेकर के एक दोनों स्टेट्स के बीच में एक लंबा एक दौर चला कि आप भेजिए और हम नहीं भेज रहे हैं तो हमारे पीछे क्या कारण है। और फिर इस पूरे प्रकरण को लेकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो सरकार है पंजाब में कांग्रेस की, उनके ऊपर भी तमाम आरोप लगने लगे कि आप जो है मुख्तार अंसारी को बचा रहे हैं। और एक पूरा एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक अभियान चला इसको लेकर के। और फिर नतीजा हमारे सामने है, कोर्ट का हस्तक्षेप होता है और कोर्ट के आदेश के बाद फिर मुख्तार अंसारी को यूपी लाया गया। और कल बड़े नाटकीय तरीके से एक दिन भर जो एक चला न्यूज़ चैनलों में, जिस तरीके से एक बाहुबली टर्न पॉलिटिशियंस को लेकर के जो एक सुबह से शाम तक की कवरेज हुई मीडिया में मिली, हम सबने देखा उसको। और अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि जो मुन्ना बजरंगी की जो हत्या हुई जेल के अंदर, उसके बाद मुख्तार अंसारी डर गए, तो किस तरह का डर रहा होगा? क्योंकि मुख्तार अंसारी तो जेल से अपना साम्राज्य चलाते रहे हैं, मीडिया में भी ये बातें आती रही हैं, राजनेता और देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि वो जेल से साम्राज्य चलता है। तो किस तरह का डर था उनको? क्या लगता था कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जेल को जेल बना देंगे, तो लगा क्या कि मुख्तार अंसारी अब यहाँ की जेल में सुरक्षित नहीं है और मुन्ना बजरंगी की तर्ज पर कहीं जेल के अंदर ही उनकी हत्या का कोई षड्यंत्र चल रहा है? क्या किस तरह का डर हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे जेल जो है एक आम धारणा ये होती है जो बाहुबली होते हैं उनके भीतर, कि जेल उनके लिए एक सुरक्षित पनाहगाह होता है। वो जेल में जब चले जाते हैं तो वहाँ एक वो सुरक्षा महसूस करते हैं। लेकिन जब सिस्टम और समीकरण आपके खिलाफ हों
तो फिर जेल भी आपके लिए सुरक्षित नहीं रह जाता है। मुन्ना बजरंगी एक जो बड़ा नाम था इस पूरे यूपी के अंडरवर्ल्ड की अगर बात की जाए तो एक बड़ा नाम था, उसका एक प्रॉपर एक गैंग था जिसको वो ऑपरेट करता था, और वो लगातार कोशिश कर रहा था चुनाव लड़ करके पॉलिटिक्स में आने की, हालांकि वो इसमें सफल नहीं हुआ। और जिस तरीके से उसकी हत्या होती है वो बंद था झांसी जेल में, वहाँ से उसको बागपत जेल बुलाया गया, वहाँ एक केस उसके ऊपर, यही रंगदारी का ही एक केस उसके ऊपर दर्ज होता है, वहाँ वो बागपत बुलाया जाता है और बागपत जेल में वो रात में पहुँचता है और अगले दिन सुबह उसकी हत्या हो जाती है। तो जब जेल में इस तरीके से आपके सबसे क्लोज एलाई जो बहुत खुद में बहुत पावरफुल हो और उसकी हत्या हो जाए, तो फिर जाहिर सी बात है कि उससे जुड़े जो उस सिंडिकेट के जो लोग होते हैं वो निश्चित तौर पे डर जाते हैं कि अब कहीं इसके बाद टारगेट मैं तो नहीं। और निश्चित तौर पर मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और जो ये पूरा सिंडिकेट था, इस सिंडिकेट का जो सरगना है वो मुख्तार अंसारी को माना जाता है। तो मुख्तार अंसारी को ऐसा लगा होगा कि जब मुन्ना बजरंगी की हत्या हो सकती है तो इसके बाद टारगेट मैं हूँ, क्योंकि सरकार और सिस्टम के अलावा जो माफिया होते हैं, बाहुबली होते हैं, इनकी राइवलरी भी होती है दूसरे गैंग्स के साथ। तो इनको खत्म करने के पीछे अगर सरकार पड़ी रहती है, पुलिस इनके पीछे होती है, तो जो दुश्मन गैंग होते हैं वो भी इनके पीछे पड़े होते हैं, और जब जिसकी गोटी जहां सेट होती है वो अपने वार को करने में कामयाब रहता है। और जब मुन्ना बजरंगी की घटना हुई तो मुख्तार अंसारी जो है वो निश्चित तौर पर बैकफुट पे आया। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है कि अब जब मुख्तार जेल में आ गया है और बांदा जेल में उनको रख दिया गया है, इसके बाद किस तरह की उनकी, चूँकि अभी जब मुख्तार को यहाँ लाया जा रहा था तो मुख्तार की पत्नी ने एक अपील की थी कि हो सकता है कि वो विकास दुबे की तरह वो भी इनकाउंटर में मारा जाए। तो एक आशंका तो ये थी कि सरकार ऐसे अपराधियों से निपटना चाहती है और पुलिस को खुली छूट है। हमने देखा है पहले भी, और काफ़ी विवादास्पद रहा ये फैसला। शुरुआत में आपने देखा होगा कि जैसे ही सरकार बनी योगी की तो धड़ाधड़ एनकाउंटर्स हुए, क्योंकि वो ऐसी बातें सार्वजनिक मंच से कहते थे कि अपराधियों को अपने तलाश लेना चाहिए, या तो वो बाहर चले जाएं और नहीं तो कहाँ जाएंगे, दो जगह उनके लिए है। ठोक देंगे, एक वर्ड हाँ, भी वो यूज़ हुआ था। हाँ, ठोक देंगे तो अखिलेश यादव भी बहुत यूज़ करते हैं उनके लिए कि हाँ, ठोक दो, राजनीति चल रही है, ठोक दे, राजनीति चल रही है। तो मुख्तार अब क्या यहाँ के जेल में आ गए हैं तो क्या सुरक्षित है और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं? क्योंकि आपने इसका गहरा अध्ययन किया है, इस तरह की किताब लिखने से पहले आपने काफ़ी होमवर्क किया है। मुझे मालूम है कि किस तरह से आप लगातार, चूँकि टेलीविज़न में आप काम कर रहे थे, और उसको इस किताब को पूरा करने के लिए आप कितनी बार छुट्टियां लेते थे और जाते थे, और कुछ ऐसी घटना होती थी तो लोगों से मिलते थे, और कुछ ऐसे सोर्सेज थे आपके पास जिस पर आपने काम किया और अंदरूनी चीज़ें आप निकाल के लाए थे जी। तो क्या कहता है आपका अध्ययन? वो अध्ययन से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि छुट्टियों के मामले में मैं बड़ा खुशनसीब रहा, क्योंकि आप भी मेरे संपादक रहे और आप हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते रहे। देखिए, मुख्तार अंसारी अब यूपी की जेल में है, और इस प्रकरण को के विषय पे चर्चा करने के लिए थोड़ा सा पहले हम लोग को जाना चाहिए 2002 में, जब यूपी में राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती थी बीएसपी, मायावती उस वक्त मुख्यमंत्री थी और सरकार गिरने बनने का दौर चल रहा था। उस वक्त राजा भैया का एक प्रकरण हुआ था, एक विधायक के अपहरण की वारदात, मतलब खबर आती है, और उसके बाद राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके घर छापेमारी होती है, छापेमारी में AK सीरीज़ की राइफल बरामद होती है, AK-47 या AK-56 में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ये बरामद होता है और उस पर से राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आप उस दौर को अगर याद करेंगे तो राजा भैया पे लगातार केसेस, कई सारे केसेस दर्ज हो गए। राजा भैया की कई संपत्तियों को सीज किया गया, अटैच किया गया, कई लगातार छापेमारी होती रही। उनके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, उनके फादर जो थे उनको भी अरेस्ट किया गया, वो भी जेल गए। तो वो एक माना गया कि एक सरकार जो है वो राजनीतिक बदला ले रही है राजा भैया से। ये एक जनमानस में आम जो एक भावना थी वो ये थी कि राजा भैया से सब एक बदला लिया जा रहा है। और फिर अगले ही साल 2002 के बाद जब मुलायम सिंह जी की सरकार आती है समाजवादी पार्टी की, तो राजा भैया जेल से बाहर आ जाते हैं, उनकी जमानत हो जाती है। जो एक बड़ा बहुचर्चित एक धारा हुआ करता था पोटा, वो पोटा उनके ऊपर से हटा लिया जाता है। मुख्तार अंसारी के केस में भी मुझे करीब करीब ये ऐसा ही एक राजा भैया वाला ही सिनेरियो दिख रहा है कि मुख्तार अंसारी को अब यूपी की जेल में लाया गया। और चूंकि मुख्तार अंसारी, विकास दुबे और मुन्ना बजरंगी, इन लोगों में थोड़ा सा फ़र्क है। मुख्तार अंसारी 25 साल से लगातार एक मऊ सदर से विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, अभी भी विधायक हैं। उनके भाई माननीय हैं, उनके बारे में इस तरह के, हाँ, और कोर्ट से उनको किसी मामले में अब तक सजा नहीं दी गई है। वो कई सारे मामलों में बरी भी हो चुके हैं, कई मामलों में ट्रायल चल रहा है।
उनके भाई जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अफजाल बड़े अंसारी। भाई जी अफजाल अंसारी। और पूरा एक राजनीतिक परिवार है, देखा जी जाए तो पूरा राजनीतिक परिवार जी है। बिल्कुल, और उनके ग्रैंडफादर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फ्रीडम फाइट में उनकी बड़ी अहम भूमिका थी, काफ़ी वो सक्रिय रहे। तो एक रसूखदार परिवार था, और उस परिवार में एक तरह से कहा जाए तो मुख्तार ही हैं जो एक दागी हुए। अदरवाइज उस फैमिली का जो रसूख था वो दूसरे लिस्ट में उस फैमिली का नाम था। लेकिन मुख्तार के आने के बाद चीज़ें वहाँ गाजीपुर के गैंग्स में किस तरीके से क्या हुआ वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो मुख्तार अंसारी को फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ कि वो एक पॉलिटिकल टूल के बतौर इस्तेमाल होंगे। मुख्तार अंसारी को जेल में एक आम कैदी की तरह रखा जाएगा, जो एक कहा जाता है कि जेल में वीवीआईपी सुविधाएं मिलती हैं। ये सारी सुविधाएं जैसे कि सरकार ने साफ भी कर दिया है, जेल मंत्री का बयान भी कल आया कि वो यूपी में उन्हें कोई वीवीआईपी सुविधा नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल। और लगातार उनकी जो हाँ लखनऊ में एक उनकी पेशी की बात चल रही है कि एक मामला है उसमें उनको लखनऊ आना होगा, पेश होना होगा। तो अब वो जो जेल में रह करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी जो पेशी हुआ करती थी वो भी सुविधा उनसे अब छीनी जाएगी। तो मुख्तार को ये सरकार एक मतलब एक पोस्टर बना के यूज़ करेगी, चूँकि चुनाव अगले साल है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सरकार ये सोचेगी, चाहेगी कि मुख्तार को एक पोस्टर बना के यूज़ करें कि हम क्राइम के अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं, और इस इमेज का फ़ायदा लेने की कोशिश करेगी वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में। बिल्कुल। जैसा देखा गया है कि अभी हाल के दिनों में जो सख्ती दिखाई गई जिन अपराधियों के खिलाफ में, उसमें मुख्तार नंबर 1 पे थे। अतीक अहमद के लोगों के ऊपर भी काफ़ी उनके जो जितने भी अवैध धंधे थे उनको बंद करने के लिए, उनकी जो अवैध संपत्ति थी उसको ध्वस्त किया गया, गिराया गया। बुलडोज़र, एक तरह से बुलडोज़र जो सरकार का चला, जी। देखा जाए तो उससे सबसे ज़्यादा आहत हुए मुख्तार के लोग और अतीक अहमद और विजय मिश्रा, जो भदोही के विधायक। हाँ, तो जो इंडिकेशन है, क्या ये इंडिकेशन, और आपने पहले भी कहा कि जब मुलायम की सरकार थी तब इस तरह की सुविधाएं मिलती थी, और एक मैं सुन रहा था कि पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने भी इस तरह की बात की थी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, उन्होंने बहुत खुले तौर पे कहा था, अभी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में सांसद हैं और पूर्व डीजीपी रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है प्रदेश में, तब अतीक अहमद को बहुत आनंद रहता है, जेल से वो अपना साम्राज्य चला सकते हैं, जेल से सब कुछ सारी सुविधाएं रहती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो क्या आप जो कह रहे हैं कि उनको अंदर रख के ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि अपराधियों पर काबू किया जा रहा है, लेकिन क्या ये सही मैसेज होगा? क्या सचमुच कुछ इस सरकार के फेवरेट जो अपराधी हैं वो बाहर घूम रहे होंगे और इनको अंदर करके या इनके साथ जो भी सख्ती करके ये मैसेज दिया जा सकेगा और पब्लिक में ये मैसेज यही जाएगा? जी, ये बड़ा दिलचस्प है। जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और पूर्व डीजीपी हैं, वो जैसा आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी लोगों को एक छूट जैसी मिली रहती है, उनके लिए अच्छा समय होता है। तो वैसा ही आरोप अफजाल अंसारी ने अभी लगाया कि जो मुख्तार अंसारी के विरोधी गैंग हैं, ब्रजेश सिंह हैं, वो बीमारी का बहाना बना करके बीएचयू के हॉस्पिटल में हैं। और अभी सरकार को विपक्ष लगातार इसी बात पे घेर रही है, और कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है और कुछ ऐसे माफिया हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो विपक्ष लगातार इस बात को उठा रही है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है कि सरकार दो आंखों से इस पूरे मसले को देख रही है। चुनाव में जब ये मुद्दा उठेगा कि हमने अपराध पर काबू करने के लिए इन सारे बाहुबलियों को अंदर किया, इनको अंदर ही रखा है और देखिए जेल को जेल बना दिया है सचमुच, तो ये बात पब्लिक में विश्वसनीयता के साथ तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक सभी तरह के अपराधी, क्योंकि बहुत सारे उत्तर प्रदेश में तो माफियाओं का एक, आपने जो किताब लिखी है आप जानते हैं कि कितने सारे माफिया कितने स्तर पे कितने तरह के काम कर रहे हैं, खदान से मतलब यहाँ पे कितने इनका जो आर्थिक स्रोत है वो कहाँ से आता है, इनको पैसे कहाँ से आते हैं। धनंजय सिंह भी इसमें से एक है जी, जिनको अभी एक मामले में गिरफ्तार किया गया, वहाँ से जमानत मिल गई, फिर वो अभी भागे फिर रहे हैं। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, इसीलिए मैंने समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या है ये इक्वेशन। बिल्कुल, सरकार को अगर जब जाएगी इस चीज़ को लेकर के चुनाव में कि मैंने अपराधियों पे कार्रवाई की और हमारी सरकार में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग जेल में रहे, लगातार जो उनका रसूख होता था वो रसूख हमने ख़त्म किया, तो उस वक्त में सरकार को विपक्ष के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। जब विपक्ष उनसे ये पूछ रही होगी कि भाई आपने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पे कार्रवाई तो आपने किया, बट कुछ लोगों को जाने क्यों दिया, कुछ लोगों के ऊपर कृपा क्यों आपने ये किया, तो फिर वो सरकार
वो तो फिर दो पार्टियों के बीच की बात होगी कि वो कौन सी पार्टी कैसे आरोप लगाती है और बीजेपी उसको कैसे डिफेंड करती है। और हाँ संदीप, हम बात कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि आर्थिक साम्राज्य जो है, मतलब कहने का मतलब कि अपराधियों का जो आमदनी का स्रोत है, तो ये इनको कहाँ से आता है और ये ताकत इनको कहाँ से मिलती है जिसकी वजह से ये अपना जो है पूरा माफिया एक गैंग चला पाते हैं। ये उगाही है या जैसे खनन क्षेत्र में सक्रिय हैं, सरकारी ठेके में मैं देख रहा हूँ कि इनकी भूमिका होती है, रेलवे का टेंडर, तो ये बहुत सारे ये यहाँ धन कहाँ से आता है और इसमें कैसे सरकार की और सत्ताधारी पार्टी की भूमिका होती है? धन इनके पास हर उस सोर्स से आता है जहाँ जो भी, चाहे वो सरकार से जनरेट होता हो वो सोर्स या प्राइवेट सेक्टर से सोर्स जनरेट होता हो। 2000 के पहले अगर जो पैटर्न हम लोगों ने देखा है उसमें शराब का व्यवसाय, सरकारी टेंडर, रेलवे, कोयला, ये वो चार सेक्टर्स थे जहाँ बाहुबली और जो बड़े नेता हुआ करते थे ये लोग इंटरफेयर करते थे। कभी डायरेक्ट इंटरफेयर करते थे अपनी फर्म और अपनी कंपनी बना करके, तो कभी किसी के नाम पर, जैसे इनके कोई एलआई है या कोई परिचित है जिसकी अपनी फर्म है, वो बिजनेसमैन है, तो उसके साथ अपना ब्लैक मनी इन्वेस्ट करके ये उसके मार्फत ये सारे काम को करते थे। और हमने देखा भी है कि रेलवे के टेंडर्स को लेके एक लंबे समय तक गैंगवार का एक सिलसिला चला और यूपी में, गोरखपुर और बिहार में कई बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं रेलवे के टेंडर्स को लेकर के। तो ये पूरा का पूरा नेक्सस जो था वो सरकारी ठेके पे एक डिपेंडेंट था। बट जब 2000 के बाद का सिनेरियो हम देखते हैं, तो जब कॉरपोरेट बड़े शहरों से छोटे जिला मुख्यालयों तक जब पहुंचना शुरू हुआ, तो वो एक नए अवसर लेकर के आता है धन कमाने के, और उस अवसर को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कैश किया तो वो बाहुबलियों ने कैश किया। जैसे सबसे पहले जो मोबाइल नेटवर्क कंपनियां जो हैं, ये जब आती हैं और इनको जब अपने विस्तार के लिए गांव-गांव में टावर लगाने होते हैं, तो ये टावर लगाने का काम जो है फिर ये चूँकि बाहुबली जो होता है या माफिया होते हैं या माफिया टर्न पॉलिटिशियंस होते हैं, तो इनके पास संसाधन बहुत सारे होते हैं। इनके पास मैन पावर होता है, इनके पास गन पावर होता है, इनके पास पहले से इकोनॉमी एक होती है, तो इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो तुरंत ये अपने लोगों के जरिए टावर लगाने का काम लेते हैं, टावर मेंटेनेंस का काम लेते हैं, और इस फिर बैंकिंग सेक्टर में जिस तरीके से प्राइवेट बैंक्स की शाखाएं लगातार खुलती गई, तो इनको पैसा लेने का एक और जरिया मिल गया। ये लोन जो है इनको बड़ी आसानी से उपलब्ध होने लगा। अगर पैसे की दिक्कत फंस रही है तो लोन इनको मिलने लगे। तो इस तरीके से 2000 के बाद अगर आप देखेंगे तो एक बिल्कुल से नई फसल जो है वो लहलहा के आती है, जो सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टरों से इनको पास जो धन वर्षा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि धन वर्षा होने लगी, और उसको सबसे ज़्यादा उसका जो है सुख भोगा तो अंडरवर्ल्ड के और बड़े जो बिजनेसमैन कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने भोगा। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि देखिए, जैसे उदारीकरण की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है, कामकाज बढ़ रहा है, तो इस कामकाज पे भी लूट तंत्र हावी है, यानी अपराधी और इसी तरह के माफिया तंत्र जो है उस पर हावी हो जाते हैं और वो पैसा वहाँ से सोखने लगते हैं। तो इसका मतलब जो ये प्रदेश में एक आर्थिक गतिविधि जैसे जैसे बढ़ रही है, तो वैसे वैसे अगर हम देखा जाए कि अगर इसको छूट दिया गया, इस तरह से इनको आगे बढ़ने दिया गया, तो ये एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए कि इस तरह के माफिया तंत्र को अगर हम कर्टेल नहीं करेंगे तो यही हावी हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था का सही लाभ सही लोगों तक नहीं मिल पाएगा। जो नौजवान हैं, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं और उनको इस अर्थव्यवस्था से फ़ायदा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, यानी कि उस तंत्र पर ये हावी हो जा रहा है। ये भी एक बड़ी विचित्र स्थिति है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब कोई एक बड़ी फेमस कोट है माफिया को लेकर के कि जहां अवसर वहां माफिया, और ये सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सिलसिले में हम इसको नहीं देख सकते हैं। आप अगर इससे इधर निकल के देखिए, तो अगर हम जैसे एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी एक वर्ड आता है शिक्षा माफिया। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो संगठित तौर पर शिक्षा के साथ अपने व्यवसाय को सम्मिलित कर लेते हैं और वो चल रहा है। उनके खिलाफ जो बोलता है उनके साथ भी वही होता है जो यहाँ देखने को मिलता है। फिर अगर आप पंचायत स्तर पर अगर जाएंगे तो वहाँ आपको राशन माफिया दिखेगा, जो राशन के कालाबाजारी करता है और अपने हिसाब से एक टीम बना लेता है, सिंडिकेट बना लेता है। और सरकार को निश्चित तौर पे इन सब के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन एक विडंबना ये है कि वो माफिया अकेला नहीं वर्क कर रहा होता है, उसकी सिंडिकेट में अधिकारी भी होते हैं, कर्मचारी भी शामिल होते हैं, नेता भी शामिल होते हैं, सत्ताधारी भी होते हैं, विपक्ष भी होते हैं, और ये एक पैसा जो आता है वो सब में बढ़ता है। ये बड़ी एक आम ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है संदीप आपने जो उठाया कि
जैसे मैंने देखा कि अभी हाल में जो बहुत सारे जो विज्ञापन निकले थे परीक्षाओं के लिए, और उसमें जो एजुकेशन सेक्टर में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें एक ऐसा गैंग काम कर रहा है कि उसमें पास कराने के लिए, जी बिल्कुल, है ना। तो और अभी वहाँ पे इलाहाबाद में इस तरह की कई परीक्षाओं में इस तरह की चोरी पकड़ी गई, इस तरह का एक माफिया तंत्र पकड़ा गया उसके पीछे, और उसके बाद से वो सारी परीक्षाएं कैंसिल हो गई। तो यानी उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कैंसिल हो रहे हैं, उसके पीछे भी इस तरह के माफिया गैंग का हाथ है। जी बिल्कुल, आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश ही क्यों, कुछ सालों पहले बेगूसराय से एक रंजीत डॉन नाम के आरोपी को पकड़ा गया था, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने आईआईटी के या एमबीबीएस के किसी पेपर को आउट कराया था। तो जब उसकी गिरफ्तारी होती है और उसे पूछताछ होती है और जो चीज़ें निकल के सामने आती हैं, तो ऑल ओवर इंडिया, बिलीव करेंगे, ऑल ओवर इंडिया उसका सिंडिकेट फैला हुआ था। और वो सिंडिकेट, हम जैसे एक मान के चलते हैं कि जो गुंडे बदमाश होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो माफिया होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आईआईटी और जो एम्स और इस तरह के जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, जहाँ एक देश के भविष्य गढ़े जा रहे हों, वहाँ वो तंत्र जो है वो काम कर रहा था। और कई सारे आईआईटीएंस ऐसे होंगे ना जो उस रंजीत डॉन के मार्फत ही बीटेक में एडमिशन लिए होंगे और पढ़े होंगे और आज किसी कॉरपोरेट में और किसी बड़ी जगह अपनी भूमिका अदा कर रहे होंगे। तो ये निश्चित तौर पर है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि ये एक पार्ट है और इसको हम हटा नहीं सकते, इसकी निंदा कर सकते हैं, इससे हम पूरी तरीके से इसको हटाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये हर जगह इन्वॉल्व है। अंडरवर्ल्ड की अगर बात की जाए तो गैंगवॉर जो होते हैं, इनसे ले करके राशन माफिया, शिक्षा माफिया, कहाँ नहीं है माफिया? माफिया हर जगह है, और वो हर जगह है, इसका मतलब कि उसको उचित राशन पानी वहाँ से उसको मिल रहा है। तो देखिए किस तरीके से हमारे पूरे सिस्टम में ये जो अपराध तंत्र है कैसे हमारे सिस्टम में घुल मिल गया है, जिसकी वजह से हम कहीं से भी बरी नहीं हो रहे हैं, हम कहीं से भी इससे अछूते नहीं रह पा रहे हैं। और हम संदीप से इस तरह की चर्चाएं आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि बहुत ही गहरा अध्ययन है इनका इस बारे में, समाज, अपराध और राजनीति के बीच में जो जिस तरीके का तालमेल चल रहा है, जिस तरह का घालमेल चल रहा है, इस पूरे अर्थतंत्र को इसको समझते हैं और इसको बहुत ही सादगी से और सफाई से और बहुत ही सिंप्लिसिटी से आपको समझा पाते हैं। फिलहाल आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।